नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण पांडे और आज एक मुलाकात में आपसे परिचय करवा रहे हैं भारत की जानी मानी पत्रकार एंकर अर्चना सिंह जी से। इनका भी सफ़र काफ़ी कह सकते हैं कि बहुत वैसे रास्ते से गुजर के हुआ कि कभी लाइफ में इन्होंने सोचा नहीं था कि इस फील्ड में ही आएंगे, लेकिन अचानक कैसे वो मोड़ आया और इस फील्ड में सिर्फ ये आई नहीं, बखूबी अपना नाम भी इन्होंने किया। और आज अर्चना सिंह जी को हम अपने स्टूडियो में आमंत्रित किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। और स्वागत है आपका जेजेटी यूनिवर्सिटी के रेडियो जेजेटी के स्टूडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद अरुण जी आपका। अर्चना जी, आपसे चूंकि ये प्रोग्राम हम एक मुलाकात में उस तरह की भी चीज़ें चलाते हैं कि वहाँ पे उनकी अपनी उपलब्धि किस तरह की हुई, लाइफ की जर्नी कैसी रही और किस मुकाम से बढ़ के वो रास्ते से गुजर के वो आगे बढ़ी और एक मुकम्मल स्थान हासिल किया उन्होंने। आप जैसे कि हम जानते हैं कि आप ऐसे परिवार से थी जहाँ पे आपके परिवार में कोई भी मीडिया में तो कम से कम नहीं था। ये कैसे जर्नी आपकी शुरू कैसे हुई, आपकी लाइफ कहाँ से कैसे शुरू हुई? मेरे अगर जीवन सफर को आप देखेंगे तो कोइंसिडेंस का एक पूरा कह लीजिए कि समूह है। कोइंसिडेंस हुए हैं। मैं क्या करूंगी ये मुझे खुद भी नहीं पता था, क्योंकि मेरी शादी बहुत जल्दी हो गई, बहुत कम एज में शादी हो गई। मैंने सिर्फ 12th किया था। उसके बाद जीवन में कुछ आइडिया नहीं था कि क्या करना। उसके बाद ग्रेजुएशन की। ग्रेजुएशन करने के साथ साथ दिमाग में चल रहा था कि कुछ करना है। अच्छा, शादी के बाद ग्रेजुएशन की? शादी के बाद ग्रेजुएशन की। हाँ, 12th के बाद शादी हो गई थी, फिर ग्रेजुएशन की तो बीएससी किया था। तो अब जब साइंस स्ट्रीम के होते हो तो उस वक्त हमारी जनरेशन में क्या होता था, डॉक्टर या इंजीनियर। जो बायो लेता है वो डॉक्टर बनता था और जो मैथ्स लेता था वो इंजीनियर बनता था। तो मेरे पापा का भी सपना था कि मैं डॉक्टर बनूं, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी हुई, फिर शादी हो गई। फिर लगा कि शायद उतने स्तर की पढ़ाई में, और मुझे अपना भी, आपको अपनी कैपेबिलिटी भी समझ में आती है, मुझे लगा कि शायद मैं उतना नहीं पढ़ पाऊंगी, मेरे अंदर उतनी काबिलियत नहीं है कि मैं उतना पढ़ पाऊँ कि मैं डॉक्टर बन पाऊँ। लेकिन ये हमेशा मन में था कि कुछ करना है, कुछ करना है, कुछ करना है। अब क्या करना है समझ में नहीं आता था। तो मेरी शादी लखनऊ में हुई थी, मैं लखनऊ में थी, तो लखनऊ यूनिवर्सिटी गए कि चलो कोई कोर्स करते हैं। अच्छा, ससुराल वाली को भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं था कि हाँ पढ़ाई आगे जारी रखनी है, ऐसा कुछ? नहीं, फैमिली बहुत प्रोग्रेसिव थी। मेरी मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, सब सास नंद सब जॉब करते थे, तो बहुत ही प्रोग्रेसिव, बहुत ही ओपन माइंडेड फैमिली थी। तो ये कभी इशू नहीं रहा मेरे लिए। कभी ये नहीं हुआ कि आगे क्या करना है, नहीं करना, पढ़ना नहीं पढ़ना, मतलब ये कभी सवाल आया ही नहीं मेरे सामने। ये बहुत ऑब्वियस था कि आगे कुछ करूंगी, ये उनको भी था दिमाग में। तो जब लखनऊ यूनिवर्सिटी गई तो मास कम्युनिकेशन करने की सोचा, तो मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट जो था वहाँ पे एडमिशन ओवर हो चुके थे, टाइम खत्म हो चुका था। तो उन्होंने फिर मुझे बताया कि साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में एक नया डिप्लोमा कोर्स शुरू हुआ है जर्नलिज्म को लेके ही। अच्छा। तो मैंने कहा अच्छा, फिर वहाँ जाती हूँ, वहाँ एडमिशन ले लिया। घूमते टहलते जिसको कहते हैं ना, उसमें एडमिशन मतलब कुछ भी करना है, आगे पढ़ना है उसके बस इसलिए पता था कि कुछ करना है, तो क्या करना समझ नहीं आ रहा, तो कुछ करना है। इसीलिए कहते हैं ना, मैं बात को बहुत मैं भरोसा बहुत मानती हूँ इस चीज को। और ये इसलिए नहीं कि मैंने सुना है, पढ़ा है, इसलिए कि मेरे जीवन का अनुभव है। आपको पता नहीं होता है कि आप जिन रास्तों से चल के आ रहे हो उसकी मंजिल क्या है। जब आप आगे पहुंचते हो तो जब आप पीछे घूम के देखते हो तब आपको दिखते हैं कि डॉट्स जुड़ कहाँ रहे हैं। पहले आप वो डॉट नहीं देख पाते हो कि डॉट्स जुड़ कहाँ रहे हैं। जब आप आगे पहुंच जाते हो तो आपको समझ में आता है कि आप इन डॉट्स पे चल के इसीलिए चल रहे थे क्योंकि आपको यहाँ पहुंचना था। ये मेरे जीवन में हुआ, मेरे जीवन में सबसे बड़ा इसका उदाहरण है। उसके बाद मैंने वहां से फिर 1 साल का डिप्लोमा कोर्स था वो किया। अच्छा। और वो डिप्लोमा करने के बाद फिर लखनऊ दूरदर्शन में थोड़ा बहुत काम किया। अच्छा। और अब ये था कि कभी घर के बाहर नहीं गई, कभी अकेले नहीं गई, कभी कुछ किया नहीं ऐसा, कभी हॉस्टल में नहीं रही। तो उसके बाद न्यूज़पेपर में उस वक्त, अब तो नहीं निकलती मीडिया की जॉब्स की, कभी कहीं पे भी की वैकेंसी है, कभी न्यूज़पेपर में नहीं निकलती। न्यूज़ वेबसाइट भले मीडिया वेबसाइट्स में आती हैं। तो न्यूज़पेपर में निकला था कि ईटीवी में हैदराबाद के लिए एंकर है में के वहाँ तो दूरदर्शन में जो आप जुड़ी थी वहाँ भी बतौर एंकर आप जुड़ी थी? हाँ, वहाँ मैंने एजुकेशनल जो चैनल था उसके लिए काम किया था। बच्चों के लिए प्रोग्राम्स वो बनाते थे। अच्छा। हाँ। लेकिन उसमें एंकरिंग ही की थी। मतलब जब से किया मैंने एंकरिंग ही की। अच्छा। मैंने फर्स्ट, जैसे लोग पूछते ना कि कहाँ से, कभी रिपोर्टिंग। तो मतलब ये एक कहीं आपके टेस्ट में शामिल था ना ये? हाँ, एंकरिंग जो है आपके टेस्ट में शामिल था, तभी उसी दिशा में आप बढ़ती गई। हाँ। बहुत सारे ऑप्शन थे मीडिया में भी जुड़ के। हाँ, बहुत सारे थे। तो फिर ईटीवी क्या हुआ? फिर
ईटीवी में जब मैं गई तो वहाँ पे जब इंटरव्यू हुआ तो उन्होंने ये बोला कि आपको अगर सिलेक्शन हो जाता है तो हम आपको 3 महीने की ट्रेनिंग देंगे और ट्रेनिंग के बाद आपको 3 साल हैदराबाद में रहना होगा। अच्छा। क्योंकि सारा कुछ टेलीकास्ट उनके हेड ऑफिस से ही होता है, एंकर का सारा है ना हैदराबाद से ही होता है। अब मेरे लिए बहुत विचित्र स्थिति थी कि 3 साल मैं मतलब मैं जो इंसान 3 दिन घर से अलग नहीं रहा, और मैं जब वो हैदराबाद गई थी तो वो मेरा पहला सफर था इतनी दूर जो मैंने अकेले किया था, मेरे जीवन का पहला वो। अच्छा, ज्वाइन करने का आपने सोच लिया फिर? हाँ, फिर उसके बाद मैं नहीं राजी हुई। मुझे लगा मैं नहीं कर सकती, मैं कैसे रहूंगी यहाँ पे जी। तो मैंने घर पे फोन किया और उनका कुछ क्लॉज भी थे कि आपने 1 साल में छोड़ा तो आपको इतने पैसे देने पड़ेंगे, 2 साल में छोड़ा तो इतने देने पड़ेंगे, वो था ना कॉन्ट्रैक्ट वाला क्लॉज था। तो मुझे लगा भाई ये तो पैसे का भी झंझट है, कैसे होगा ये। तो फिर मैंने, मेरा एक बात कहूंगी कि परिवार का सपोर्ट बहुत था। जब मैंने घर पे फोन किया और मैंने ये बात कही कि ऐसा ऐसा है, तो मुझे बोला कि कोई बात नहीं, तुम ज्वाइन कर लो। मैंने कहा मैं छोड़ दूंगी, तुम्हें जिस दिन छोड़ना हो तुम छोड़ देना। अगर वो मोरल सपोर्ट हाँ, अगर ये बात नहीं कही जाती ना, मुझे कहा जाता नहीं अगर तुम पैसे दोगे तो तुम्हें करना पड़ेगा, फिर पैसे कौन देगा, तो मुझे लगता मैं तो छोड़ के आ रही हूँ, मुझे नहीं करना है सब। लेकिन वो जो एक लाइन थी ना जो मुझे कही गई कि नहीं तुम करो, अच्छा तुम्हें जब तक करना है तुम करो, और जब तुम छोड़ गया ना वो हम देख लेंगे, तुम टेंशन मत लो पैसे। वो शब्द शायद वो अगर शब्द नहीं बोले जाते तो मैं आज यहाँ नहीं। ये शब्द किसने बोला था? ये शब्द मेरे हस्बैंड ने बोले थे। बहुत बड़ा सपोर्ट मिला आपको हर तरीके से, मोरल सपोर्ट, और इस तरीके से हस्बैंड का अगर मिल जाए तो फिर उड़ान भरने से कौन रोक सकता है किसी को। फिर तो क्या हुआ? उसके बाद मैंने वहाँ पे ज्वाइन किया और फिर उसके बाद मैंने तकरीबन 3.25 साल वहाँ पे काम किया। अच्छा। उसके बाद फिर मैं वहाँ से फिर मैं दिल्ली आ गई। दिल्ली में तब उस समय जनमत होता था चैनल, हाँ, है ना, जनमत होता था, वो टोटल पॉलिटिकल डिस्कशन का चैनल था। तो मैं उसमें आई वहाँ पे, तो वहाँ से काम करते करते वहाँ मैंने 1-1.25 साल 1.5 साल काम किया। वहाँ पे मैं काम कर ही रही थी, तभी मुझे एक दिन मैं शाम को घर पे बैठी हुई थी जी। तो मुझे फोन आया, एक शख्स है, मैं उनका नाम ले भी सकती हूँ, अनुरंजन झा, वो उस समय इंडिया टीवी में थे। हाँ, जानते होंगे आप? बिल्कुल जानते हैं। अनुरंजन जी का मुझे फोन आया कि अर्चना जी की मैं इंडिया टीवी से बोल रहा हूँ, अनुरंजन झा, और हमने आपको अपने बोर्डरूम में देखा है और हम चाहते, मैंने मतलब अप्लाई नहीं किया था, ये किस्मत ही है ना, लोग तो बड़े अच्छा, जहां में ढूंढते हैं, मैंने कोई अप्लाई तो नहीं किया। वो आपको कहाँ देखे थे? उन्होंने चैनल में जनमत में मेरी एंकरिंग देखी थी, तो उन्होंने मुझे कहा, जो उनके वर्ड्स थे, मैं आपको वही से बता रही हूँ कि हमने आपको देखा है अपने बोर्ड रूम में और हमें लगता है आप हमारी टीम के लिए बिल्कुल मुफीद है, यू आर फिट फॉर आवर टीम, तो वी वांट यू टू ज्वाइन। और उस समय शुरू ही हुआ था ये चैनल, मेरे ख्याल में 3-4 साल हुए थे इंडिया टीवी को शुरू हुए, 3-4 साल शुरू हुए थे, 4 साल हुए थे शायद। अब मेरे लिए तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी वो कि इंडिया टीवी, और उस समय अच्छा चलने लगा था, इंडिया टीवी अच्छा कर रहा था, और रजत शर्मा के चैनल को ज्वाइन करना, जो कि आइकन होते थे जिनको हम टीवी में देख के बड़े हुए थे। तो जब मुझे और अपनी तरफ से जब बुलावा आया तो मुझे लगा कि हाँ ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। फिर उसके बाद मैंने थोड़ा टाइम लिया उनसे, मुझे थोड़ा टाइम ले दीजिए, फिर मैं गई, मुलाकात हुई और ज्वाइन कर लिया। फिर मैंने जीवन के 14 साल इंडिया टीवी में बिता दी। 14 साल गुजरे आपके? 14 साल मैंने इंडिया टीवी में बिताए और बहुत अच्छा रहा, बहुत हर तरह का अनुभव मिला। मतलब मैंने इतना काम किया, मैंने शुरुआत में ईटीवी में जो काम किया, मतलब मैं ये हमेशा मानती हूँ कि मेरे बॉसेस का मेरे ऊपर बहुत भरोसा रहा। ईटीवी में हमारे बॉस थे गुंजन सिन्हा। अच्छा। गुंजन जी, वो मतलब मैं पहले यूपी डेस्क में गई, फिर मुझे बिहार डेस्क में भेजा गया, और उस वक्त बिहार के इलेक्शन हुए थे उस दिन, मुझे वो दिन कभी नहीं भूलेगा। मेरे जीवन का शायद शुरुआती दौर में अगर आपको ऐसा अनुभव मिले तो आप बहुत कुछ सीख पाते हो और आपके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस आता है। गुंजन सिन्हा इनफैक्ट बहुत कोऑपरेटिव बंदा भी है। वेरी गुड, ही इज वेरी गुड बॉस, मतलब बहुत अच्छे। मैं तो कहती हूँ कि मैंने सर से बहुत कुछ सीखा है, मैं उनको एक्चुअल मानती हूँ गुरु मीडिया में मेरा। तो रिपोर्टिंग में भी आप रही बहुत? रिपोर्टिंग मैंने की, लेकिन बाद में उसके बाद फिर वहां पर जब मैं पहले मेरा जो सबसे बड़ा अनुभव था जो मैंने किया, जहानाबाद जेल ब्रेक हुआ था, है ना, और मैं ईटीवी बिहार में थी, तो मैं नेशनल के लिए उस वक्त कर रही थी, तो मुझे गुंजन जी का फोन आया। अच्छा। कि अर्चना आप कहाँ हैं? मैंने कहा सर नेशनल में, आप जाइए इसके बिहार के स्टूडियो में जाइए। सर पटना में थे, तो मैंने कहा सर क्या हुआ? बोले बिहार जेल ब्रेक वो जहानाबाद में जेल ब्रेक हुआ है, हमारे पास ज्यादा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, और मैं तब न्यू कमर थी, मैं 1-1.5 साल हुआ होगा काम करे हुए। अच्छा। इतना कोई अनुभव भी नहीं था, और उन्होंने कहा हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, सिर्फ लाइव करना है। मैंने कहा सर लेकिन मैं कह लेंगे तो कर लेंगे आप, हमें भरोसा, आप जाइए। तो वो जो मैंने 4-5 घंटे लाइव किया बिना किसी
इनपुट के, बहुत लिमिटेड इनपुट, मेरा कोई बिहार से बहुत ज्यादा एक्सपोजर नहीं, मैं बहुत ज्यादा जानती नहीं, शब्दों को जोड़ जोड़ के विस्तार देते जाना घटना क्योंकि सर वहां से जुड़े थे, थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन वो दे रहे थे चीजें, तो वो जो मेरा लेवल था ना, वहां से मैं बहुत कॉन्फिडेंस मेरे अंदर आया। और ये चीजें मैं मानती हूँ कि इन चीजों में आपका कोई योगदान नहीं होता। अगर मुझे वो अवसर नहीं मिलता तो शायद मेरी टीम को, मेरे चैनल को मुझ पे इतना भरोसा नहीं होता, और मैं वो परफॉर्म चाहती भी तो नहीं कर सकती थी। और अगर शायद जब आपको कहते हैं ना पानी में धक्का दे दिया जाता है तो आप स्विम करने, तैरने लगते हो। तो ये बहुत सारी चीजें ना आपके जीवन में बाई चांस होती हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो नहीं कि आप तय करो कि आपको ये करना और वो हो। हम उन चीजों से बनते हैं ज्यादातर जो चीजें बाई चांस हमें मिलती जाती हैं, उसमें हमारा शायद अपना रोल बहुत कम होता है कि हमने ये चाहा इसीलिए ऐसा हुआ। ये भूमिका मैं अपनी बहुत कम मानती हूँ। मुझे लगता है कि वो सर्कमस्टेंसेस होते हैं, उनसे जो बनते हैं वो हम एक्चुअल होते हैं। ये इस पीरियड में चूंकि एंकरिंग आपका टेस्ट रहा है, जाहिर है मीडिया का फील्ड बड़ा डिफिकल्ट माना जाता है, मेल मेंबर के लिए भी, फीमेल के लिए तो और ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। तो परिवार और मीडिया के साथ ये सामंजस्य कैसे बैठाकर आप चली फिर? देखिए, मैंने कभी मीडिया में काम करने में या उसमें, या कह लीजिए मेरी परवरिश शायद ऐसी थी कि मुझे मेल फीमेल का मैंने बहुत डिफरेंस फील नहीं किया। नहीं, हम तो ये भी सुने थे कि बचपन में काफी आप जिद्दी हुआ करती थी। हाँ। कि मैं जो करूंगी, मैं जो चाहती हूँ तो वही करूंगी। इसीलिए मैंने कश्मीर में रिपोर्टिंग की, कश्मीर में भी साउथ कश्मीर में की। अच्छा। जहाँ पे मतलब लोग डरते हैं। हमारे स्ट्रिंगर जो साथ में थे वो कहता था मैम चलिए यहाँ पे अभी 10 मिनट में कुछ भी हो जाएगा, यू नेवर नो। लेकिन कभी डर नहीं लगा। बंगाल में अभी इलेक्शन था, इतना मतलब बंगाल जैसा हिंसा से जुड़ा इलेक्शन मैंने कोई नहीं देखा। 3 महीने मैंने बंगाल में रिपोर्टिंग की। अच्छा। मुझे कभी डर नहीं लगा। जबकि पहले हमारी मुंबई से एक थी कलीग को गई थी, तो शी वॉज वेरी मच कंसर्न। वो मुझे फोन करती थी कि अर्चना, जबकि वो बंगाली थी, कि अर्चना संभल के, वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम है, बहुत तुम नहीं जानती हो, तुम नहीं समझती हो। तो पता नहीं एक अंदर से था, इसीलिए कभी डर की भावना नहीं लगी। और घर और काम में देखिए, हमारा एक तो काम सबसे बड़ी दिक्कत है कि हमारी टाइमिंग नहीं होती है। कभी सुबह 5 बजे भी जाना होता है और रात में 1 बजे भी घर पहुंचते हैं। आज हम हैं ऑफिस में और पता लगा कि अभी हम घर गए और बैग पैक किया और हम जा रहे हैं बाहर रिपोर्टिंग पे। बिल्कुल, ये चूंकि हमने भी इतने लंबे काल गुजारे उसमें, ये सब तो हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। तब लगता है कि आपको उस पीरियड में, चूंकि हमको भी बहुत सारी चीजें सामना करना पड़ता था, तो परिवार के साथ सामंजस्य बैठाना और भागदौड़ की जिंदगी, इसको कैसे एक एंजॉय के रूप में देखती थी? हाँ, मतलब और मुझे ना पता नहीं, फैमिली की तरफ से बहुत प्रेशर भी नहीं रहा कभी। ये सबसे बड़ा कि तुम्हें ये करना है, ये ऐसे होना है, यहाँ पे तुम नहीं हो, यहाँ पे नहीं हो। वो जानते थे कि आई विल डू माई बेस्ट टू बी देयर, लेकिन अगर मैं वहां नहीं हूँ तो मेरी कोई मजबूरी है। और उस पर कभी किसी ने सवाल नहीं किया। उन्होंने हमेशा समझा कि हाँ नहीं, ये नहीं आ सकती है तो इसका मतलब कि इस स्तर में है कि नहीं आ सकती है। फिर अगर कोई दूसरा, अंडरस्टैंडिंग बड़ी अच्छी थी आप लोगों की, ये बड़ा सपोर्ट किया, बहुत सपोर्ट किया। फिर कोई दूसरा अगर फैमिली वालों से सवाल करता था तो वो थे जवाब देने के लिए। क्योंकि अगर आपके परिवार को आप पे भरोसा है ना, तो बाकी लोगों को अपने आप हो जाता है, वो अपने आप हैंडल कर लेते हैं, टैकल कर लेते हैं उन लोगों को। तो आपको इतनी मुश्किल नहीं होती। अब जैसे दिवाली में तुम नहीं आ रही हो तो समझाना पड़ता था, जब सब आराम करते हैं तो हम सबसे ज्यादा काम करते हैं इसलिए हमसे एक्सपेक्ट मत करो। जब आप लोग घर में बैठ के जब टीवी देखते हो ना, तो किसकी वजह से, हमारी वजह से देख रहे होते हैं ना तो इसीलिए हमें काम करना पड़ता है। अच्छा, तो वो बहुत अच्छा रहा। तो ये प्रेशर कभी फील नहीं हुआ। लेकिन हाँ, चुनौतियां रही, क्योंकि परिवार के संग कुछ चीजें होती हैं जो आपको देखनी पड़ती हैं, और आपको अपना गिल्ट होता है कहीं ना कहीं अगर आप कोई चीज नहीं कर पाते हो। दोनों के बीच में ये जो अंतर्द्वंद चलता है ना, कि हम इधर भी रहे हैं, उधर भी रहे हैं, और महिलाओं के संग ज्यादा प्रॉब्लम होती है पुरुषों से, बहुत ज्यादा होता है ये। क्योंकि पुरुषों को तो बाहर जाता है ना, वो नहीं है तो वो तो है, कोई बात नहीं, लेकिन आपको कंसीडर नहीं किया जाता ऐसे कि आप नहीं हो तो कोई बात नहीं। लेकिन मैं ब्लेस्ड थी, मुझे बहुत मतलब सपोर्ट मिला, मैं ये नहीं कहूँगी। आज की डेट में अगर देखिए, वैश्विक स्तर पर मीडिया पहले बहुत वैसा नहीं हुआ करता था, लेकिन आज की डेट में वैश्विक स्तर पर इसका अपना इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा हो गया है। सिर्फ वही नहीं, इसको अब लोग ग्लैमर के रूप में भी देखने लगे हैं। उस कंडीशन में महिलाएं इस फील्ड में और आए, क्योंकि अगर एक एनालिसिस करें तो आज भी महिलाएं अपेक्षाकृत कम है इस फील्ड में। तो अगर वो एनालिसिस करें तो महिलाओं को इसमें आने में कितनी दिक्कत या फिर आना चाहिए, इसके बारे में आपकी सोच क्या है? देखिए, इसमें 2 चीजें हैं, ग्लैमर क्वोशेंट है और एक कि महिलाओं को कितना आना चाहिए।
एंकरिंग से जुड़ा एक बहुत बड़ा जो क्वेश्चन है वो ग्लैमर का है, जो लोगों को अट्रैक्ट भी बहुत करता है, जिसकी वजह से लोग आना चाहते हैं। और मैं इसको बहुत पॉजिटिव लेती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है इफ आई एम लुकिंग गुड, इफ आई एम प्रेजेंटेबल, और साथ में मुझे नॉलेज है, मुझे अपने विषय के बारे में पता है, मुझे पता है मैं किसी से कहीं, तो वो मेरी एड ऑन क्वालिफिकेशन हुई ना, एक एड ऑन हुआ। व्हाई शुड आई टेक लाइक दिस कि अगर ग्लैमरस होना कोई खराब चीज है, क्योंकि आप दिख रहे हो, और कहते हैं ना, देखिए बहुत ही चलने वाली, बहुत ही सड़क छाप टाइप की लगेगी, लेकिन सच है कि जो दिखता है वो बिकता है। फर्स्ट, अगर कोई टीवी देख रहा है तो वो आपको सुनने के लिए 2 मिनट तब रुकेगा जब 10 सेकंड में आप उसको प्रेजेंटेबल लगोगे। तो वो बिल्कुल फर्स्ट वो होता है कि किसी इंसान को आप लगे। तो मैं मानती हूँ कि ग्लैमरस होना एक अच्छा है, क्योंकि हमारे घर में भी कोई आता है तो हम खुद को भी प्रेजेंटेबल करते हैं, है ना? ग्लैमरस मतलब कि वो प्रेजेंटेबल की जो बात कर रही है, ये फील्ड ही पूरा लोगों को अट्रैक्ट करता है कि अच्छा मीडिया, क्योंकि उसमें होता क्या है कि हर लोगों से मिलने का उनको अवसर मिलता है, हर लोगों को जानने का अवसर मिलता है, और तब अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से उनके बारे में कुछ कहने या लिखने का अवसर मिलता है। तो उस लिहाजन जो आज भी महिलाओं की संख्या इसमें कम है, इसको आप कैसे देखते हैं और क्या होना चाहिए? देखिए, अगर हम प्रपोर्शन की बात करें तो जो समाज में आपको किसी भी फील्ड में महिलाओं का जितना समावेश दिखेगा, जितने प्रतिशत, वो मीडिया में भी है। अच्छा। किसी भी फील्ड में आप देखिए लगभग उतना ही रिप्रेजेंटेशन दिखता है। अब महिलाओं का आना बढ़ रहा है, क्योंकि पहले वाकई देखिए मीडिया में जो मैंने अभी बात की कि समय का, आपकी शिफ्ट्स का, आप 12 बजे जा रहे हो, 5 बजे आ रहे हो, तो ये थोड़ी सी मुश्किल होती थी परिवारों में, खासतौर पे लड़कियों की। अगर शादी होती है तो शादी के बाद कई लोग होते हैं जिनको ये प्रॉब्लम होती है, अरे तुम तो 5 बजे चली आती हो, तुम तो 1 बजे आती हो, प्रॉब्लम होता है इस लिहाज से हम कह रहे हैं। लेकिन पता है, जब लोग, मैंने खुद ये बात महसूस की और अपने आसपास बहुत लोगों को देखा है कि जब वो आपको देखते हैं, आपका काम देखते हैं ना, और जब वो आपका नाम देखते हैं, तो उनको आप पे भरोसा आता है। मैं उस परिवार से हूँ जहाँ अकेले कहीं कभी गई नहीं, लेकिन उसके बाद जब मैंने अपने घर में अपने आप को प्रूफ करके दिखाया, तो मेरे घर के जो निर्णय होते हैं उनमें मेरी भूमिका मेरे भाइयों से ज्यादा होने लगी। वाह, ये भरोसा था, क्योंकि मैंने जो किया वो अपने दम पे किया, खुद हासिल किया, बिना किसी के सपोर्ट के। ना मेरे परिवार में कोई था, ना मेरे घर में कोई था, ना कोई गॉडफादर था, अपने आप से किया और अपने दम पर किया। तो वो भरोसा, और जब एक लड़की जब भरोसा पैदा करती है अपने परिवार में, तो समझ लीजिए वो जेनरेशंस आने वाली जो है लड़कियों की, उनके लिए रास्ता खोल देती है, उनके लिए, घर वालों के, परिवार वालों के मन में, और दूर दूर तक जो डिस्टेंट रिलेटिव होते हैं उनके मन में भी एक भरोसा आता है कि लड़की ये है। तो ये तो उनके लिए लगता है कोई भी जब ये कर सकती तो हमारी बेटी क्यों नहीं कर सकती। आपको ये भी जान के अच्छा लगेगा कि ये श्री जेजेटी यूनिवर्सिटी जो है, इसके चेयरपर्सन इतने रिमोट एरिया में आकर यूनिवर्सिटी खोलने का मकसद भी उनका ही रहा कि एक तो रिमोट एरिया में जो बच्चे हैं वो हायर एजुकेशन लें, और उसमें भी मेजर फोकस उनका रहा कि नारी शिक्षा, उसको कैसे बढ़ावा दें। मैंने हर तरीके से उनको हमने खड़ा होते देखा कि आप अगर सक्षम नहीं हो फाइनेंशियली तो आप फ्री में पढ़ो, लेकिन पढ़ो। 50% तो ऐसे ही सारे लोगों को माफ़ किया गया उनकी फीस में, लड़कियों को स्पेशली। और उसका नतीजा ये निकला कि ये जेजेटी यूनिवर्सिटी बहुत सारे अवार्ड हासिल कर चुकी है, और उसमें और भी अच्छा लगता है कि यहाँ से PhD 3 सगी बहनें एक साथ की हैं, और वो भी गांव की लड़की, जो गांव में बसती है, इसी चूड़ेला गांव की बसती लड़कियां हैं, वो 3 सगी बहनें हैं और एक साथ PhD की है। तो ये इंडिया में दूसरा रिकॉर्ड हुआ है। पहला मध्य प्रदेश का एक था रीवा का वहाँ पे, और दूसरा ये रिकॉर्ड बना है इंडिया में। उसके अलावा ये जो प्रमोशन दिया जाता है ना कि लड़कियों को आगे बढ़ना, चेयरमैन का बहुत क्लियर विजन है इस चीज़ पे। तो अभी पिछला कॉन्वोकेशन हुआ था, और उसमें अचानक हम कवर कर रहे थे बहुत सारा चीज़, स्टेज का प्रोग्राम हम कर रहे थे, और अचानक देखे कि माँ और बेटी 76 इयर्स की मदर और उनकी बेटी 42 या 43 के आसपास होगी, दोनों एक साथ PhD की डिग्री ले रही है। अरे मतलब कमाल का रिकॉर्ड यहाँ का हुआ है, बहुत अच्छा लगता है। और तब लगता है कि नहीं, लड़कियों को, फीमेल विंग को इस तरीके से अगर समाज के वैसे लोगों का साथ और प्रोत्साहन मिले ना, जैसे आपके हस्बैंड का आपके घर से मिला, आपकी फैमिली मेम्बर का मिला, तो ऐसे सामाजिक दृष्टिकोण से अपनी नज़र उस क्षेत्र में रखने वाले लोगों का साथ अगर मिलता है ना, तो अचीवमेंट तो ऐसे ही मिलता है। तो जेजेटी का बहुत अच्छा अचीवमेंट हुआ है। बिल्कुल। तो आज की डेट में वैसी लड़कियों को जो अभी भी
मतलब घर से निकलना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, एजुकेशन तो ले ली, मुख्य धारा में वो भी मीडिया की फील्ड में अगर आना है तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मीडिया की फील्ड में सबसे पहली बात हमें दो चीज बहुत दिमाग में क्लियर होनी चाहिए कि एक सिर्फ और सिर्फ जो स्क्रीन में दिख रहे हैं वो लोग नहीं हैं, वो बहुत सीमित लोग हैं। दूसरी बात, मेहनत बहुत है, वो नजर आपको स्क्रीन पे दिखती नहीं है, लेकिन हम जो स्क्रीन पे दिखते हैं उसके पीछे बहुत मेहनत है। तो ये मत सोचिए कि सिर्फ ग्लैमर कोशेंट है उससे कुछ नहीं होता, उससे सर्वाइवल है ही नहीं, संभव ही नहीं है। तो आपको सबसे पहले तो आप जो कर रहे हैं उस फील्ड में बेहतर करिए, और अगर आप मीडिया की फील्ड में आना चाहती हैं तो महिलाओं के लिए और मीडिया में मतलब मुझे लगता है बहुत चांसेस हैं। क्रिएटिव राइटिंग का है, आप एडिटिंग में, अब तो कैमरे में भी लड़कियां आपने देखी होंगी फीमेल, मतलब अब कोई ऐसी फील्ड नहीं जिसमें लड़कियां ना हो। लेकिन हाँ, आपको प्रिपेयर होके आना है कि आपको मेहनत बहुत करनी है। अगर आप ग्लैमर देख के आ रहे हैं तो प्लीज मत आइए। वो जो दिखता है ना, जो अगर कोई रिपोर्टर भी फील्ड से पीटीसी कर रहा है तो वो 10 मिनट की पीटीसी कर रहा है, लेकिन वो 10 घंटे से धूप में खड़ा होगा, वो आपको नहीं समझ में आता है, वो आपको नहीं दिखता है। और हो सकता है उसने सुबह से लेके शाम को 4 बजे तक कुछ नहीं खाया और भूखा हो। हमने ऐसी ऐसी जगह ट्रैवल किया है इलेक्शन में, इतनी गर्मी में ऐसा ट्रैवल किया कि मेरी सीवियर तबीयत खराब हो गई, हॉस्पिटलाइज होना पड़ा क्योंकि पानी नहीं पिया, ऐसी प्रॉब्लम्स हुई। तो ये सब चीजें होती हैं, और लड़कियों को आने के लिए उतनी ही खुली ये फील्ड है जितनी खुली कोई और फील्ड है। इसमें आना उतना ही आसान और उतना ही मुश्किल है जितना किसी और फील्ड पे है। बस आपको ये सोचना है कि आपको मेहनत करनी है, और दूसरी बात, जो भी जर्नलिज्म में आना चाहता है उसके लिए पढ़ना बहुत जरूरी है बेसिक। आजकल एक कमी, मतलब मैं ये नहीं कहूंगी कि मेरे बच्चे बहुत इंटेलिजेंट, मैंने बच्चे देखे हैं आजकल के, मतलब कभी कभी हमें लगता है कि शायद हम अपने समय पे उतने नहीं थे जितने आज के बच्चे हैं। लेकिन आपको पढ़ना बहुत है, आपको ये नहीं सोचना है कि ये चीज हमारी नहीं है। और दूसरी बात, आपके लिए इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं। अब देखिए सर, कम्युनिटी रेडियो है आपका, ठीक है, डिजिटल प्लेटफॉर्म, हमारे समय में नहीं था ये सब, इतनी सुविधा बिल्कुल नहीं था। आपको प्रैक्टिस करनी है कैमरे की, आपके पास कैमरा आपके हाथ में है। आज क्रिएटिव बनने का, आपको क्रिएटिव बनने का सब कुछ साधन उपलब्ध है। आप कितने क्रिएटिव हो सकते हैं उस पर डिपेंड करता है। और उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपका टेस्ट, और टेस्ट के बाद जुनून होना चाहिए इस फील्ड में आने के लिए, है ना? हाँ। आपकी लाइफ में इस तरह इतनी लंबी जर्नी में मीडिया के कोई ऐसा इंसिडेंट याद आ रहा है जो आज तक मैंने कभी भी आपको बहुत अपीलिंग लगता है, अच्छा लगता है? इंसिडेंट तो एक दो हुए हैं, लेकिन मतलब मैंने सबसे ज्यादा जो 26/11 जो ये हुआ था, मुंबई अटैक, इसके समय में मैंने एंकरिंग की थी। वो समय वो था कि जब 14 घंटे स्टूडियो में थे। तो ये अट्रैक्शन वाली चीज नहीं, बट मैं एक शेयर करना चाहती हूँ, इसलिए मैं बता रही हूँ। तो उसके बाद वो जो इंसिडेंट था वो पूरा, मतलब उसमें जो चीजें थी, जो कुछ हुआ, जो आप लोग देख रहे थे, उससे ज्यादा हम लोग, और मैं वो व्यक्ति हूँ जिसने, जो आतंकवादी थे वहां से नरीमन पॉइंट, और वहां से उनसे मैंने फोनों पे खुद बात की। अच्छा। हाँ। उसके बाद मैं इस केस में एक अहम गवाह भी थी। अच्छा। हाँ। जो तो बातचीत किस लिहाजन की, आप ऐसा छोड़ दो, आप अपील कर रही थी? हाँ, मतलब आतंकवादियों ने इंडिया टीवी में कॉल किया, जो नरीमन हाउस, और दूसरा कौन सी जगह थी, मैं इस वक्त स्लिप कर रहा है मेरे दिमाग से, वो होटल जो था ओबरॉय था, और तीसरा एक और पॉइंट था, मैं स्लिप कर रहा है दिमाग से, मैं भी याद करती हूँ। तो वहां पे तो उन्होंने एक्चुअली इंडिया टीवी के नाम से, जैसे पाकिस्तान टीवी में पाकिस्तान टीवी वहाँ का नेशनल चैनल है, तो इंडिया टीवी के नाम से लगा कि उन्हें नेशनल चैनल है। तो उन्होंने हमारे असाइनमेंट में कॉल किया। अच्छा। और उस वक्त स्टूडियो में मैं ही थी। तो उसके बाद अब सोचिए, आप कि सबसे बात करने का आपको अनुभव हो सकता है, आतंकवादी से बात करने का कैसे हो सकता है? वो भी अचानक, तो कैसे, और आपको करेक्ट कर दिया जाएगा। मैं यही कहती हूँ कि इतनी मतलब एंकरिंग इतना चैलेंजिंग जॉब है ना, जहां आपके पास सोचने के लिए फ्रैक्शन ऑफ सेकंड नहीं होते, फेस का एक्सप्रेशन आप चेंज नहीं कर सकते, आपको वैसे ही रहना है, आपको सुनना है, बोलना है और समझना है, 3 चीज एक साथ। तो उस मोमेंट को कैसे आपने संभाला फिर? तो वो मतलब अब सोचिए, आपको कोई कह रहा है कान में आपके बताएगा हमारे साथ नरीमन पॉइंट से आतंकवादी हैं, आप एक्सप्रेशन भी नहीं शुरू करते कि आतंकवादी। लेकिन यही प्रेजेंस ऑफ माइंड होता है एक एंकर का, कि वो देखिए नॉर्मल डेज में हम सब
अच्छा काम कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक एंकर कैसा एंकर है वो तब तय होता है जब वो इस तरह की किसी सिचुएशन में किसी भी सिचुएशन को हैंडल कर ले। हाँ। जब आपके पास ना टीपी है, ना इन्फॉर्मेशन है, ना आपको, और उस वक्त जो आपका पीसीआर होगा जो कमांड देता है वो भी सिर्फ बोल के और फिर उसके बाद अपना टॉक बैक बंद करके बैठ जाता है। जब आपको सबसे ज्यादा हेल्प की जरूरत होगी तो वो कुछ नहीं बोलेगा आपसे, कुछ नहीं बताएगा आपको। तो वो सिचुएशन मैंने हैंडल की। उसके बाद लेकिन जब उस केस में अजमल आमिर का साहब, जब उसको उस वाले केस में मैं उसमें गवाह थी, तो वहां जाती थी कोर्ट में, तो मेरी फैमिली उस वक्त डर जाती थी। अच्छा। उनको लगता था, जबकि मैंने कहा ऐसा थोड़ी होता, मैंने कहा क्या वो मुझे ढूंढ के थोड़ी मारेगा, तुम लोग क्यों इतना परेशान हो। लेकिन उनको लगता था कि तुम उस केस में गवाह हो, कहीं कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ हो, ये हो। तो वो अब ये कह लीजिए कि जीवन में जब इतने साल, आप 20-22 साल 23 साल जब आप काम कर लेते हो तो अलग अलग तरह के अनुभव होते हैं। तो ये भी एक अनुभव रहा, लेकिन इसमें कभी फैमिली वाले भी डरते हैं, आपको उनको भी कंसोल करना होता है, समझाना होता है। और आपको पता है वो कहते नहीं तुम विड्रॉ कर जाओ। अच्छा मुझे पता नहीं, एसआईटी मुझसे पूछताछ कर रही, मेरी गलती है। आपको तो क्योंकि न्यूज चैनल पूछताछ करी हो तो जस्ट एक उनका पार्ट होता है, इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं वो ले रहे हैं। लेकिन आपको ये समझ में नहीं आता है कि अच्छा शुरू में ना, अब बाद में तो आपको चीज, पहले तो आपको ये नहीं पता होता है कि ये सब हो क्या रहा है। तो ये बड़े इंटरेस्टिंग भी होते हैं। ये देखिए सब डिपेंड करता है आप किस तरह से लेते हो चीजों को। मैंने हमेशा चीजों को बहुत लाइट वे में लिया और मैं समझती रही कि मैंने जो किया वो ठीक किया, तो फिर चीजें क्या, फिर कोर्ट में भी चीजें हुई गई, ऐसी चीजें। कई बार जब कश्मीर में मैंने रिपोर्टिंग की तो कई सारे चैलेंजेस हुए, कई बार चीजें लगी कि ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है, बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है, यहाँ से आपको निकलना चाहिए, नहीं तो कोई ऐसा इंसिडेंस। एक एंकर, एक रिपोर्टर के लिए, जब और खासतौर पे जब आप फील्ड में होते हो एज अ रिपोर्टर के उसमें, तो आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत जरूरी होता है कि आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड क्या है, आपको डील करना आना चाहिए। क्योंकि हमने भी पिछले कुछ समय में आपने देखा होगा कि जो रिपोर्टर्स थे, खासतौर पे फीमेल, अगर आप एक रिपोर्टर, जब ये किसान आंदोलन हुआ, कितनों के संग कितनी बदसलूकी हुई थी, कितना गलत व्यवहार हुआ। मैंने खुद किसान आंदोलन फील्ड में जाके लंबे समय कवर किया। अच्छा। लेकिन आपको एक पता होना चाहिए कि आप किस जगह पे हो, किस तरीके से आपको डील, और आपको डील करना और एंटिसिपेट करना सिचुएशन को आना चाहिए, सिचुएशन के हिसाब से, है ना। बिल्कुल आप ओवर नहीं हो सकते हो। आपको पता होना चाहिए कि मर्यादाएं, सीमाएं, और जहाँ पे जो है वहां पे वैसे। डरने का मतलब एक दो होता है, एक होता है मुझे डर नहीं लगता तो मैं 21 फ्लोर से नीचे थोड़ी कूद जाऊंगी, है ना। डरने का मतलब होता है कि मुझे अगर मैं 21 फ्लोर पे खड़ी हूँ तो मैं कॉन्फिडेंस से खड़ी हूँ, मैं देख सकती हूँ सामने, मुझे डर नहीं लगेगा देखने में। लेकिन अब ये थोड़ी, ये तो फिर दुस्साहस हो जाएगा ना कि मैं कहूँ कि मैं 21 फ्लोर, मुझे डर नहीं लगता। तो ये डिफरेंस है, ये डिफरेंस हमें समझना होगा, ये डिफरेंस मानना होगा। और जो लोग फील्ड में काम करते हैं उनको ये बात बहुत ध्यान रखनी होगी कि आप जब कहीं पे जाते हो तो वहाँ की सिचुएशन, वहाँ के लोग, और मुझे फील्ड में ऐसा प्यार भी मिला है ना जिसे आप सोच नहीं सकते। एक बच्चा था गुड़गांव में, उसको मार दिया था, बहुत सेकंड थर्ड का बच्चा था, बहुत छोटा। तो उसकी फैमिली वाले किसी से बात नहीं कर रहे थे, किसी से बात, जाहिर सी बात है फैमिली कितना ट्रॉमा में थी वो बच्चा। बहुत वो केस बहुत पॉपुलर हुआ था, बहुत मतलब उसका मीडिया बहुत हाइप हुआ उस केस का। उसके घर में जब मैं गई तो मुझे कहा गया कि अच्छा, मेरे लिए ह्यूमन एंगल हमेशा बड़ा होता है, चैनल को चाहिए, सब कुछ चाहिए, सब माना, लेकिन मेरे लिए ह्यूमन एंगल से बड़ा कुछ नहीं है। ये बहुत बड़ी चीज है। उसकी माँ राजी हो गई मुझसे बात करने के लिए। आई वॉज द ओनली वन, द फर्स्ट एवर किसी भी चैनल में जिसके संग वो राजी हुई बात करने के। वो भी इस वजह से क्योंकि उनकी दादी वादी मुझसे बात कर रही थी, तो उनको लगा कि एक आपको बात करके एक फील हो जाता है कि। और मेरा ये कभी भी नहीं होता है कि देखिए मीडिया है तो चीजें होती हैं, लेकिन मेरा ये नहीं होता कि मैं आपके उससे सिर्फ ऐसा ले लूं जिससे मेरा चैनल चल जाए या फायदा हो जाए। ऐसा नहीं, अगर वो चीज आपको हर्ट कर रही है और आप इतने ट्रॉमा में हैं तो मैं भी समझती हूँ ना, सबसे पहले हम इंसान है ना वो चीज। उसके बाद मेरे ऑफिस से कहा गया कि अर्चना, मैंने कहा कि ठीक है वो तैयार होगी, तो बोले लाइव ले लेंगे हम डायरेक्ट। मैंने कहा देखिए लाइव 10 मिनट लेंगे, आप 5 मिनट लेंगे, आप तय कर लीजिए, क्योंकि मैं ब्रेक के बाद वापस से बात नहीं करूंगी, क्योंकि आपके ब्रेक 10-10, 12-12 मिनट के जाते हैं। मैंने कहा मैं नहीं कर सकती, मैं उनको इतना टॉर्चर नहीं कर सकती। मैंने कहा मैं 1 को मैं बात करूंगी, आपको 5 मिनट बाद ब्रेक लेना हो, 10 मिनट, जब आपको ब्रेक लेना हो ब्रेक ले लेना, मैं लेकिन दोबारा नहीं कनेक्ट करूंगी। किसी के इमोशंस का आप इस तरह से यूज नहीं कर सकते, मेरे से नहीं होता, कम से कम मेरे लिए उस माँ का दर्द मैं फील करती हूँ। इस चीज को तो रखना ही चाहिए, क्योंकि आप एक वर्क कर रही है, लेकिन इंसानियत की इंसानियत को आप नहीं। और देखिए अगर आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को समझाते हो ना तो वो समझते हैं, ऐसा नहीं कि जो लोग कहते हैं ना नहीं समझते, वो गलत बात कहते हैं। उसके बाद मैंने कहा तो बोले ठीक है हम ब्रेक लेंगे, उसके बाद हम वापस नहीं आएंगे, आप हम 10 मिनट लेंगे। वो इंटरव्यू 1.25 घंटे बिना ब्रेक चला। अच्छा, 1.25 घंटे बिना ब्रेक के, मतलब
समझ लीजिए ऐड ना जाना किसी चैनल में, वो भी इंडिया डे कितना मतलब उसके बाद मतलब मुझे किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया, 1.25 घंटे बिना ब्रेक के, और उसके बाद खलबली मच गई मीडिया में कि कैसे दे दिया, किसी को नहीं दे रहे, कैसे दे दिया, डिपेंड करता नहीं कि आप किस तरीके से नॉक करते हैं अगले को, बिल्कुल सिचुएशन के हिसाब से कैसे नॉक करते हैं। मेरा ये कभी नहीं होता है कि मुझे आपका फायदा उठाना है, मुझे अपने चैनल में करना है। अगर आपको, मैंने उनको ये कहा कि अगर आप देखें, क्योंकि उनकी बातों की सुनवाई नहीं हो रही थी, मैंने कहा अगर आप आएंगे तो आपकी बात पहुंचेगी, और बहुत स्ट्रॉन्ग मीडिया में मीडिया, बिल्कुल। उसके बाद उनके केस में बहुत चेंज आया। जो ये उपलब्धि हुई है अपनी लाइफ की, कभी ऐसा महसूस हुआ कि आपकी लाइफ स्टाइल को देखकर, आपकी जर्नी को देख के कुछ और लोग प्रभावित हुए और उससे उसका फायदा मिला, इसका कुछ पता है आपको? नहीं, बहुत लोग है ना? बहुत लोग और इस चीज को स्वीकारते हैं कि आपको देखकर ही हमने ऐसा कि हमें किया। ऐसा लगा कि हाँ उनको इंस्पिरेशन मिली। लेकिन जब मुझसे अगर देखिए, उसमें कोई आज कौन से मुकाम पे है? अभी मैं किसी का नाम तो नहीं लूंगी, लेकिन मतलब मैं, लेकिन किसी को भी होता है ना, अगर जब कोई मुझसे 1-to-1 बात करता है इसमें, तो मैं उसको सच भी बताती हूँ कि जो दिखता है सिर्फ उसको मत समझो, इसके पीछे की बहुत मेहनत नहीं, ये अपने आप में अच्छी बात है कि आपको देखकर अगर कुछ लोग भी, 10 लोग भी अच्छे रास्ते पे चल पड़े हैं तो ये आपकी उपलब्धि है। और खास तौर पर अगर आप देखते हो कि अगर लड़कियों को लगता है तो मुझे सबसे ज्यादा खुशी मिलती है, क्योंकि उनको अपॉर्चुनिटीज कम मिलती हैं, कितना भी हो ना, अभी भी, हालांकि मैंने नहीं फेस किया, लेकिन मुझे लगता है फिर भी अभी ये डिफरेंस तो है ना, हमारे समाज में तो है, डिफरेंस पूरी तरह खत्म तो नहीं हुआ है आपसे। और जब किसी छोटी जगह की बेटी आके कहती है, लड़की आके कहती है कि मैम आपको देख के मैं नहीं किया, तो ऐसा लगता है कि बस जीवन सफल हो गया। नहीं दोस्तों, इनसे ये चर्चा बाद में भी हम जारी रखेंगे, क्योंकि इनसे इतनी सारी चीजें हम लोगों को पता चलेंगी, आपके लिए बहुत वो इंस्पायरिंग होगा, बहुत अच्छा भी लगेगा। और हो सकता है कि आप भी, जो हमारी महिला दोस्त सुन रही हैं, लड़कियां जो सुन रही हैं, जो अपने फ्यूचर की प्लानिंग कर रही हैं, अगर कुछ थोड़ा भी ऐसा लगे तो हमको लगता है कि उनके लिए बहुत बड़ी चीज़ होगी। आज अर्चना जी ने जो बात कही, अपनी लाइफ की बात कही, और कैसे लड़कियों को किस मकसद से आना चाहिए इस फील्ड में, तो इस तरह की चर्चाएं बहुत सारी होंगी और अगले एपिसोड में हम इसको फिर से जारी रखेंगे। और बहुत बहुत अर्चना जी आपका धन्यवाद कि आपने बहुत अच्छी बात की, अपनी लाइफ की बात की। हम फिर से आपसे बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद अरुण जी, थैंक यू सो मच।